जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए साइंस के टॉप 40 क्वेश्चंस आज आपके होने वाले हैं और ये आपको टेस्ट की तरह लेना है। और इसमें आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आज होने वाले हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि 23 जून से जो आपका एग्जाम हो रहा है उसमें आप हर एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करके आओ। वैसे ही साइंस में, विज्ञान में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो आज जो दैनिक जीवन से जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैनिक जीवन से जो हम जीवन जी रहे हैं वहां से एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका साइंस का, वहां से आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। और एक बात और बता देता हूं, जो टेलीग्राम से जुड़े हुए होंगे उनको तो पता चल गया होगा कि भाई आपकी एग्जाम डेट है वो आ गई है। 30 जून से तो कल ही पता चल गया था, लेकिन अब यह भी बता दिया गया है कि भाई जीडी का एग्जाम कब है। तो आर्मी जीडी का एग्जाम है 30 जून से स्टार्ट है और 3 जून तक होने वाला है, यानी 4 दिन आपका एग्जाम होगा। 4 दिन आपका एग्जाम होने वाला। 30 जून को, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है। अग्निवीर ट्रेड्समैन है 10th पास वाले, उनका 3 के बाद है। बाकी आप अपना यहां पर देख सकते हो, वुमेन का यहां पर दिया हुआ है, ट्रेड्समैन का यहां पर दिया हुआ है, टेक्निकल वालों का यहां पर दिया हुआ है, एनए का यहां पर दिया हुआ है। मैंने पूरा का पूरा टेलीग्राम पे डाल दिया है और क्लर्क वालों का नीचे दिया गया है। 10 जून को सबसे लास्ट में उन्हीं का एग्जाम होने वाला है। ठीक है। तो 30 से 3 जून तक ये आपका होने वाला है जीडी वालों का। तो बात समझ में आ गई। तो अब शुरुआत करते हैं। और जो आपको ये लग रहा है ना कि कब पता चलेगा, कैसे, तो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको एग्जैक्ट डेट, क्योंकि सभी की अलग अलग डेट होगी, किसी का 3 का होगा, किसी का 2 का होगा, ठीक है, किसी का 30 का होगा, इस तरीके से। तो आपको एडमिट कार्ड में है वो आपकी डेट पता चल जाएगी और कहां पर आपका एग्जाम होने वाला है वो पता चल जाएगा। ठीक है, ये बताया गया है। चलो अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं और दैनिक जीवन में रासायनिक विज्ञान के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं उनको हम पढ़ते हैं। साइंस वालों से माफी चाहूंगा भाई, ये पहले से टाइप किए हुए थे तो इंग्लिश में, सॉरी इंग्लिश वालों से, तो इंग्लिश में ये क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। आप यहां पर देखना, समझ में आ जाएगा, क्योंकि दैनिक जीवन के हैं। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, बस देख लो। ठीक है, थोड़े कम कमेंट करना सर जी, इंग्लिश में होना चाहिए था। हाँ, मुझे भी पता है, लेकिन नहीं है। कि निम्नलिखित में से किसमें शर्करा की मात्रा सबसे कम होती है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें आपको बताना है कि शर्करा की मात्रा है वो सबसे कम किसमें है। शर्करा है, इनमें सबसे कम किसमें हो जाएगी? चेक कीजिए किसमें हो जाएगी, बताइए। इसको टेस्ट की तरह लेना है, क्योंकि आप साइंस पढ़ते हुए आ रहे हो और एग्जाम डेट भी अब आ गई है, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे कम शर्करा किसमें हो जाएगी भाई? आलू में है, वो सबसे कम शर्करा हो जाएगी। इधर किधर इसका आंसर भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शर्करा किसमें है? आलू में है। क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है? जो हम भोजन करते हैं उससे जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो हमारे शरीर में किस रूप में जाकर संचित हो जाती है, ये अपने को बताना है। भोजन करते हैं तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिल रही होती है, तो वो कहां पर जाकर स्टोर होती है, किस रूप में संचित होती है? तो वो होती है भाई ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। किसके रूप में होती है? ग्लाइकोजन के रूप में क्या हो जाती है? संचित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं और आपके आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, ताकि लैंग्वेज आपको अच्छे से मिल जाए। ठीक है, लैंग्वेज आपको अच्छे से मिल जाए। कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य परिरक्षक है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से खाद्य परिरक्षक है, यानी जो हमारा भोजन होता है, खाद्य होता है, जो खाने की चीजें होती है, फल वगैरह हो गया, अनाज वगैरह हो गया, उनकी रक्षा करता है सड़ने से, खराब होने से। ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है। देखो, नमक है वो खराब होने से बचाता है, सोडियम नाइट्रेट है वो खाने को खराब होने से बचाता है, मसाले और सिरका हो गया वो खाने से बचाता है। आपने देखा होगा जब हम अभी मौसम चल रहा है ना गर्मी का, तो आपके घर में, हम सभी के परिवार में अचार डला होगा,
तो कुछ लोग वहां पर सिरका डालते हैं, मसाले डालते हैं, जिनसे क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं, खराब नहीं होते। समझ रहे हो? सोडियम नाइट्रेट है, कोई फलों को पकाने के लिए, उनको सेफ रखने के लिए किया जाता है, और नमक का इस्तेमाल भी इसलिए होता है। और एग्जाम्स में बार बार आता है सोडियम नाइट्रेट। तो ये याद रख लेना कि खाद्यों को सड़ने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अनाज को या फलों को खराब होने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश वालों प्रॉब्लम नहीं हो रही ना? हाँ, नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी, मुझे पता है, क्योंकि अब इनको ट्रांसलेट करने का समय नहीं था। एग्जाम डेट आ गई है और ये करवाने जरूरी थे। ठीक है, देखो कि व्यावसायिक उपयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सा है? व्यावसायिक में, ठीक है, व्यवसाय करने के लिए, जो व्यापार करने के लिए जो व्यापारी होते हैं, उनके लिए सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सा है? तो ये सारे के सारे कोयले के प्रकार आपको दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा है जो क्या हो जाएगा, कोयले का प्रकार हो जाएगा जो व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, ये अपने को बताना है। तो क्या हो जाएगा, बिटुमिनस जो कोयला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, देख लो ये लिखा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि गहरे रंग का एक आकार विहीन पदार्थ जो माइक्रोबियल क्रिया के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और अत्यंत धीमी गति से अपघटन से गुजरता है, उसको क्या कहा जाता है? ये अपने को बताना है कि उसको क्या कहा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गहरे रंग का एक आकार विहीन पदार्थ है, यानी आकार विहीन का मतलब समझते हो ना कि भाई जिसका कोई भी आकार नहीं होता, वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ह्यूमस हो जाएगा, ह्यूमस हो जाएगा। और देखो एसएससी सीजीएल में पूछा, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको भी तैयार कर लेना है। चलो उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आप सभी बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, आप सभी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो, उसका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन फिर भी आपका प्यार है ना, कुछ लोगों का अधूरा है कि लगभग 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जो पढ़ते डेली हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल फ्री है, कोई आपका पैसा नहीं लग रहा। जो नीचे लाल कलर का बटन है उस पर क्लिक कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो हमारा ये परिवार है, ये फैमिली है, ये बढ़ जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और जिन्होंने कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, आप सभी बहुत ज्यादा प्यार और रिस्पेक्ट देते हो, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। देखो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में होती है? तो आपको बताना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में क्या होती है, प्रचुर मात्रा में होती है। बताइए कौन सी है? तो भाई जल वाष्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि जल वाष्प है, वो सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जल वाष्प है, वो सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में क्या हो रहा होता है, सबसे प्रचुर मात्रा में है, जल वाष्प है, वो पाया जाता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे मत समझना एसएससी सीजीएल में ही आएगा, ये वो उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि उनके लिए करवाना था तो इसलिए टाइप किया हुआ है। तो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा भी होगा जो फोटोग्राफी होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें प्रयोग किया जाता है भाई सोडियम थायोसल्फेट का। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का है वो प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग है वो किया जाता है फोटोग्राफी में। ठीक है, आगे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में क्या पाया जाता है? अरे इंग्लिश वालों कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कैल्शियम कार्बोनेट है, इंग्लिश में भी वही लिखा जाएगा, और बाकी तो आप समझ ही जाते हो, चट्टान तो आप समझते ही हो ना, रॉक्स। ठीक है, ये अपने को बताना है। बताओ कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में क्या पाया जाता है? तो जो कैल्शियम कार्बोनेट से चट्टानें बनी होती हैं वो क्या होती है? चूना पत्थर होती हैं। आपने देखा होगा कैल्शियम कार्बोनेट, इसका हम यूज करते हैं, घरों की पुताई करने के लिए भी यूज होता है, और चूना पत्थर है जैसे जानवरों के लिए भी हम इसका यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि इनको
क्या है कि चूना पत्थर से क्या मिल रहा होता है, कैल्शियम मिल रहा होता है। तो आपने अगर रील वगैरह देखी होगी ना, तो आपने देखा होगा जहां पर पानी डाला जाता है उसमें चूना कर दिया जाता है, जिससे थोड़ा थोड़ा चूना है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, पशुओं के अंदर जाता रहे और कैल्शियम की पूर्ति है वो होती रहे। ठीक है, तो वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। समझ रहे हो ना, अपने घरों में जो चूना यूज होता है, चूना पत्थर, अपने चूने से बने हुए घर देखे होंगे, सुना होगा, तो वो वाला होता है। ठीक है, घर भी बनते हैं, रंगाई पुताई में भी काम आता है, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चूना पत्थर। और इसको भी याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफी आप समझ गए, ये भी इंग्लिश में ही है, और सोडियम थाइसल्फेट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन काल निर्धारण का अर्थ क्या है? ठीक है, कार्बन डेटिंग, इंग्लिश वाले समझ जाओ, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कार्बन डेटिंग की। तो जो कार्बन काल निर्धारण है उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है कि भाई जो पुरानी वस्तुएं हैं ना, उनकी आयु का पता लगाया जाता है, यानी कि बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि है। समझ में आ गया कि जो पुरानी वस्तुएं हैं ना, ठीक है, उनका आयु का पता लगाया जाता है किसके द्वारा, कार्बन काल निर्धारण या कार्बन डेटिंग के द्वारा। समझ में आ गया, पुरानी वस्तु कितनी साल पुरानी है। आपने सुना होगा ना कि ये मूर्ति 2000 साल पुरानी है, 3000 साल पुरानी है। ठीक है, मूर्तियां काफी चर्चा में रहती है, आपको पता होगा, तो उससे पता चल जाता है। ठीक है, अगर 90s की अगर मूवी देखोगे तो वहां पर तस्करी हुआ करती थी, तो उसमें यही था कि इतने साल पुरानी है, बहुत ज्यादा महंगी होगी। तो कैसे पता चलता है, कार्बन डेटिंग के द्वारा, कार्बन डेटिंग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आतिशबाजी के बारूद के व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? आतिशबाजी समझते हो, अपने जो पटाखे जलाए जाते हैं, अपने जो पटाखे जलाए जाते हैं उनमें किसका यूज किया जाता है, सिंपल भाषा में ये बताना है। आतिशबाजी का मतलब समझ रहे हो ना, जो पटाखे चलाते हैं हम दिवाली के अवसर पर चलाते हैं, कोई खुशी के अवसर पर, शादी ब्याह में भी चलाते हैं। तो आपको बताना है कि उनमें व्यापक रूप में किसका प्रयोग होता है, किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो पटाखे बनते हैं वो किसके बनते हैं भाई, पटाखे किसके बन जाएंगे, पोटेशियम नाइट्रेट के बनते हैं और सल्फर और चारकोल के बनते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। ठीक है, तो पटाखे बनाने के लिए आतिशबाजी के बारूद में किसका उपयोग किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट का, सल्फर और चारकोल का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ के याद कर लो, क्योंकि इसका काम क्या है, इसका क्या है, दैनिक क्रिया में जो हम करते रहते हैं। ठीक है, अरे पटाखे हम छुटाते रहते हैं ना, बचपन से छुटाते आ रहे हैं, तो उसको दैनिक क्रिया ही बोल दी जाती है। दैनिक क्रिया का मतलब नहीं कि डेली पटाखे जलाने, इसका मतलब है कि हम जिसको यूज करते रहते हैं हमारे दैनिक जीवन में, उसकी बात हो रही है। लेड क्रोमेट जो विषैला और कैंसरकारी होता है, कैंसरकारी होता है, खालिस्तान पाउडर की मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। ठीक है, देखो क्या है, लेड क्रोमेट। ठीक है, लेड क्रोमेट जो एक विषैला और कैंसरकारी है, यानी उसमें विषैला तो आप समझ गए होंगे, कैंसरकारी का मतलब होता है कि उसमें कैंसर भी होता है, उसकी वजह से कैंसर होता है। लेकिन आजकल भी ये मिलावट होती है, क्यों, क्योंकि बाजारों में जो चीज जितनी ज्यादा अच्छी दिखेगी हम लोग उतना ही खरीद के लेके आएंगे। तो इसलिए हमारे घर वाले हमेशा बोलते थे कि भाई जो मसाला वगैरह है ना, वो घर पे लेके आओ और घर पे तैयार करो। ठीक है, पहले जो हमारी दादाजी हुआ करते थे, दादी जी हुआ करती थी, ठीक है, वो सभी घर पे लाके और खुद पीसा करते थे, पर हम सभी पैकेटों के लेके आते हैं, या खुले में जो बिक रहा होता है, जो सबसे अच्छा दिख रहा होता है, उसको हम लेके आ रहे होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा मिलाया जाता है भाई हल्दी में, हल्दी के कलर को बढ़ाने के लिए, हल्दी के पीलेपन को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। हल्दी का जो पीलापन होता है ना, उसमें जितनी पीली दिखेगी हम सोचेंगे ये बहुत अच्छी है, नहीं, वो उतनी ही खराब है। और एग्जाम्स में उल्टा भी पूछा जा सकता है कि हल्दी के कलर को बढ़ाने के लिए किस विषैले पदार्थ या कैंसरकारी पदार्थ को मिलाया जाता है, तो वो हो जाएगा लेड क्रोमेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेड क्रोमेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मैलिक अम्ल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, मैलिक अम्ल खालिस्तान में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो मैलिक अम्ल है वो सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, मैलिक अम्ल
मैलिक अम्ल है, सबसे अधिक किसमें पाया जाता है भाई? तो मैलिक अम्ल हो जाएगा सबसे अधिक मात्रा में सेव में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सेव में। किसमें पाया जाता है? सेव में पाया जाता है। और आयरन की बात करें तो आयरन भी है, वो सेव में पाया जाता है। आयरन, आयरन मतलब लोहा, ठीक है। आयरन पूछे या लोहा पूछे तो किसमें पाया जाता है? वो भी सेव में पाया जाता है। मैलिक अम्ल है वो भी किसमें पाया जाता है? सेव में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा खराब होने वाले पदार्थ का एक उदाहरण है जिसे कक्ष तापमान पर 1 या 2 दिन से अधिक समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता, अर्थात उसका स्वयं का जीवन काल 1 या 2 दिन का होता है। तो ये तो आप सभी को पता होगा, यानी कि ये बताना है कि उसका खुद का जीवन काल है वो 1 या 2 दिन का होता है मैक्सिमम। देखो ऑप्शंस देखो, बिस्कुट क्या खराब होंगे? उसको छेड़ेंगे नहीं तो कुछ समय तो चलने वाले हैं। दूध है बिल्कुल खराब हो जाएगा, और अभी गर्मियों का समय है तो गर्मियों में तो और भी जल्दी खराब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूखे मेवे, क्या अपने जो बादाम किशमिश अखरोट वगैरह खराब होते हैं? नहीं होंगे, जल्दी खराब नहीं होंगे ना, 1-2 दिन की बात हो रही है, 1-2 दिन में नहीं होंगे। मसाले भी 1-2 दिन में नहीं होंगे। तो दूध है वो 1-2 दिन में खराब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझो, लैंग्वेज इतनी बड़ी लिख दी तो इससे घबराना नहीं है। आपके में डायरेक्ट लिख देगा कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो 1-2 दिन में खराब हो जाएगा। ऑप्शंस आपके पास ये होंगे, ठीक है। ये एग्जाम बड़ा है, CHSL का एग्जाम है, तो इसमें थोड़ी लैंग्वेज बड़ी हो गई, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चंस यही आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चंस है वो ऐसे ही पूछे जाएंगे। आगे देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक हल्दी से निकाला गया एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला नारंगी पीला रंग द्रव्य है, जिसका उपयोग मसाले के रूप में, खाद्य रंग में और पारंपरिक हर्बल दवा के रूप में किया जाता है। ये अपने को बताना है। हल्दी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हल्दी है वो हमारे जीवन में क्या होती है भाई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे शादी भी होती है ना, तब भी हम हल्दी लगा रहे होते हैं, समझ रहे हो। हर मसाले में हल्दी डाली जाती है, हर खाने में हल्दी डाली जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा घर पे सिंपल सी कढ़ी भी बनती है ना, तो वो हल्दी के बिना नहीं बन सकती। तो इसलिए हमसे पूछा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा करक्यूमिन। क्या हो जाएगा? इसका करक्यूमिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? कौन मिलाया जाता है? करक्यूमिन। और हल्दी है वो एक हर्बल दवा है। हल्दी को जितने समय तक आप उसको धरती में रखोगे, जैसे हल्दी उगाई जाती है ना, तो 1 साल में उसको निकाल लिया जाता है, लेकिन 2 साल रखोगे तो उसका कलर और बढ़ता हुआ जाएगा, 3 साल रखोगे और ज्यादा कलर देगी, ठीक है। तो वो कलर किसकी वजह से होता है? वो करक्यूमिन की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको क्या बोला जाता है? करक्यूमिन बोला जाता है, ठीक है। चलो, और ये नारंगी और पीला क्यों लिखा हुआ है? तो आप बोलोगे सर जी हल्दी तो पीली होती है, लेकिन अगर आपने कच्ची हल्दी देखी होगी तो वो थोड़ी नारंगी कलर की होती है, अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। आजकल तो कच्ची हल्दियां बाजार में मिलने लगी है, पहले तो नहीं मिलती थी, अब हर जगह अवेलेबल है, तो आपने जरूर देखा होगा। और राजस्थान में तो भाई हल्दी की सब्जी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। राजस्थान में हल्दी की सब्जी है ना, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा बनती है, ठीक है। बनाना थोड़ा आसान नहीं है, थोड़ी मेहनत लगती है, इसलिए हर जगह नहीं बनती। तो ये है। चलो, स्वाद बढ़ाने के लिए चीनी भोजन, डिब्बाबंद सब्जियों, सूप और प्रसंस्कृत मांस में आमतौर पर ग्लूटामिक एसिड का कौन सा सोडियम लवण मिलाया जाता है? ये अपने को बताना है कि कौन सा। इसका मतलब क्या है कि जो भी पैक्ड भोजन होता है, जिसको पैक कर दिया जाता है, ठीक है, और उसके स्वाद को बनाए रखने के लिए या स्वाद को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये अपने को बताना है। कौन से ऐसे सोडियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा कौन से सोडियम का होता है सोडियम लवण का? तो ये हो जाएगा मेटा सोडियम ग्लूटामेट का। क्या हो जाएगा? मेटा सोडियम ग्लूटामेट है, उसका प्रयोग किया जाता है। जो सूप होती है, पैक्ड सब्जियां होती है डिब्बाबंद, उन सभी में इसका यूज किया जाता है। मेटा सोडियम ग्लूटामेट, ग्लूटामेट, ग्लूका नहीं ग्लूटामेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक खमीर डिफॉर्मिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो आमतौर पर मक्खन, मांस, अनाज, चबाने वाली गम,
की जाने वाली यानी जो सेके जाने वाली वस्तुएं होते हैं जिनको बेक किया जाता है, स्नैक फूड, निर्जलित आलू और बियर में पाया जाता है, ये अपने को बताना है कौन सा रासायनिक यौगिक खमीर है। अब आपको बताना है समझो, जो आपका मक्खन होता है, आप देखते होगे ना आजकल क्या है, मक्खन का चलन है वो बहुत ज्यादा चला हुआ है, शहरों में बहुत ज्यादा लोग मक्खन खाते हैं कि मक्खन है, ये है वो है, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसमें क्या चीज है, ठीक है। जो हमारी च्युइंगम तो आप सभी ने खाई होगी, मक्खन भी खाया होगा, च्युइंगम भी खाई होगी, जिसने मक्खन नहीं खाया, क्योंकि गांव में मक्खन की जगह हम लोनी घी खाते हैं, अलूणा घी जिसको बोलते हैं, लोनी अलूणा घी, समझ रहे हो ना। हाँ, जो डायरेक्ट दही से बिलो के निकाला जाता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें आपको बताना है किसका प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा, किसका प्रयोग होगा, यहां पर चार ऑप्शन है इनमें से, तो हो जाएगा ब्यूटा इलेटेड का, ब्यूटा इलेटेड हाइड्रोक्सीयानिसोल का, ठीक है, इसका प्रयोग होता है। नाम बड़ा खतरनाक है, याद कर लो, ठीक है, थोड़े हिंट से याद कर लो, वैसे याद नहीं हो रहा तो वैसे याद रख लो भाई। आपने च्युइंगम चबाने की, च्युइंगम चबाते हो ना आप, तो क्या बोलते हो, च्युइंगम चबाने से मेरे चेहरे पे ग्लो आ जाएगा, इसमें फेस की एक्सरसाइज होती है तो चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। तो कैसे याद करो, ब्यूटी से, ब्यूटा, ठीक है। इस तरीके से कोई नाम याद ना हो ना तो इस तरीके से याद कर लिया करो, ठीक है। जैसे मैंने भी इस तरीके से याद किया था और तभी मैं आपको ये बता रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। आलू में स्टार्च खालिस्तान के साथ साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परावर्तित हो जाता है। तो जो आलू में स्टार्च होता है, तो आपने देखा होगा ना, जब भी आलू के चिप्स बनाए जाते हैं या उसके फ्रेंच फ्राइज वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसको क्या डाल दिया जाता है, पानी में डाल दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है भाई कि क्या है, वो स्टार्च है वो निकल जाता है। तो आपको बताना है कि आलू में स्टार्च खालिस्तान के साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परावर्तित हो जाता है। तो किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो ये आयोडीन के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ, आयोडीन के साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परावर्तित हो जाता है, ठीक है। तो आयोडीन के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। और अपने टाटा के नमक में आयोडीन होता ही है, क्योंकि आयोडीन मिलाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये एमटीएस के एग्जाम में, एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाली सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक होता है। पहली चीज तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां पर जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो हैं जो आपके एग्जाम्स में आएंगे, आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बाकी एग्जाम्स में आए हुए तो सारे ले लिए, नहीं, आपके एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चंस मैंने यहां पर डाले हैं, ठीक है। तो खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाली सिरका में, ठीक है, तो कौन सा यौगिक होता है ये अपने को बताना है। तो जो सिरका होती है उसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, एसिडिक एसिड होता है। अरे सिरका वाले प्याज आप सभी ने खाए होंगे, और अचार में सिरका डाली जाती है, ठीक है। और भी काफी जगह पे हम सिरका का यूज करते हैं, आजकल सिरका का यूज तो बहुत ज्यादा होने लग गया है, समझ रहे हो। तो वो क्यों होता है, एक तो क्या है कि उससे खराब नहीं होती और टेस्ट है थोड़ा अच्छा बन जाता है, तो खराब होने से बचाती है और टेस्ट बढ़िया हो जाता है। तो उनमें से यौगिक क्या होता है सिरका का, वो होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। चलो, कोबाल्ट थेरेपी कैंसर जैसी स्थितियों में इलाज के लिए रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 से खालिस्तान किरणों का चिकित्सा उपयोगी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स में कैसे पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखो ये लैंग्वेज है थोड़ी बड़ी है, वो एसएससी के एग्जाम्स के हिसाब से है, मैं आपके एग्जाम्स के हिसाब से बता देता हूं। आपसे पूछा जाएगा कि कैंसर की थेरेपी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो कैंसर की थेरेपी है या कैंसर का इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ये आपके एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। कोबाल्ट थेरेपी बोला जाता है और इस थेरेपी को क्या बोला जाता है, कोबाल्ट थेरेपी बोला जाता है, इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। अब आपको बताना है कि उसमें है वो कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है, ये अपने को बताना है। कौन सी किरणें होती हैं, तो ये कौन सी किरणें होती हैं, गामा किरणें होती हैं। कौन सी किरणें होती हैं भाई, गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है, गामा किरणों का, ठीक है। और पराबैंगनी किरणें कौन सी हैं, जो सूर्य से आ रही होती हैं,
आपको पता है ना, जो सूर्य से आने वाली किरणें कौन सी होती है? पैराबैंगनी किरणें होती हैं, जिनको रोकने के लिए भगवान ने हमें ओजोन परत दी थी कि भाई ओजोन परत मैं बना देता हूं, जो ये पैराबैंगनी किरणें होती है ना उनको रोक लेगा। लेकिन इंसान ने बोला कि भगवान की बनाई हर चीज को हम हटा देंगे, तो इसलिए ओजोन को क्षति पहुंच रही है, ठीक है, जिसकी वजह से है कि जो पैराबैंगनी किरणें हैं वो धरती पे आना शुरू हो गई है, ठीक है, जो हम प्रदूषण करते रहते हैं ना उसकी वजह से ये है। तो याद कर लो, पैराबैंगनी किरणें कहां से मिल रही होती है? सूर्य से मिल रही होती है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है? गामा किरणों का। याद कर लो, कैंसर के उपचार के लिए कौन सी किरणें होती हैं? गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। क्या नाम है उसका? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। थेरेपी का क्या नाम है? कोबाल्ट थेरेपी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसका क्या है? रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 है। चलो आगे बढ़ते हैं कि खालिस्तान का प्रयोग उपज से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? ये तो आप सभी को पता होगा, सभी है, इसको करते रहते हो। सॉरी, अपच से, उपज से नहीं, अपच से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। अब मुझे इसका इंग्लिश वाला नाम ध्यान नहीं आ रहा यार, अपच का क्या है? सर्च कर लेना, इंग्लिश वालों आप सर्च कर लेना, क्योंकि इसमें आपको प्रॉब्लम होगी मुझे पता है, तो आप सर्च कर लेना, ठीक है। तो कमेंट कर देना भाई जिसने सर्च किया है ना, ताकि स्टूडेंट को पता चल जाए। लिख देना क्वेश्चन नंबर 20 और इंग्लिश का नाम लिख देना ताकि उनको पता चल जाए, ठीक है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एंटासिड का। अभी ध्यान नहीं आ रहा है यार, ठीक है। चलो आगे देखो, ये है, किस सब्जी में एंथ्रोसाइनिन नामक रसायन होता है जो कि अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी या लाल हो जाता है, उदासीन होने पर बैंगनी हो जाता है और क्षारीय पदार्थों के साथ मिलाने पर नीला या हरा हो जाता है? ये अपने को बताना है। ये कौन सी सब्जी के अंदर हो रहा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी सब्जी के अंदर हो रहा होता है? तो कौन सी सब्जी के अंदर हो रहा होता है भाई? तो आपने देखा होगा, ये कौन सी सब्जी है? देखो, अनार तो सब्जी है नहीं, लाल पत्ता सलाद ये सब्जी का नाम नहीं है। अब या तो मूली होगी या गोभी होगी, इन दोनों में से कौन रंग बदलता रहता है? तो लाल गोभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल गोभी हो जाएगा, ठीक है। और गोभी जब भी खाओ भाई उसको अच्छे से देख के खाया करो। पत्ता गोभी होती है, उसके अंदर एक कीड़ा होता है जो हमारे दिमाग के लिए नुकसानदायी होता है, तो उसको अच्छे से देख के खाया करो, धो के खाया करो। और फूल गोभी है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ पाया जाता है, कीड़े वगैरह होते हैं, तो उसको भी अच्छे से साफ करके खाया करो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डाला पानी में सब्जी में और डाल दिया, ये नहीं, उसको धो के अच्छे से खाया करो, ठीक है। गोभी है वो बड़ी खतरनाक होती है, इस बात को ध्यान रख लेना, बिल्कुल उसको अच्छे से साफ करके ही आपको खाना है। आगे आपका साबुन, रेयान, कागज, विस्फोटक, रंजक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए किस अकार्बनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चंस मैंने साइंस वाली क्लास में आपको करवाया था, तो अब आपको बताना है किसका प्रयोग किया जाता है। बताइए, साबुन, रेयान, कागज, विस्फोटक, रंजक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए किस अकार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछेगा, साबुन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साबुन के निर्माण के लिए। रेयान के निर्माण के लिए किसका प्रयोग होता है? या कागज के निर्माण के लिए किसका प्रयोग होता है? ऐसे आपसे पूछेगा। तो क्या हो जाएगा? NaOH। क्या हो जाएगा? किसका प्रयोग किया जाता है? NaOH का प्रयोग किया जाता है। चलो, और अपनी जो रासायनिक विज्ञान की है ना, एक मैराथन अपनी क्लास बची हुई है, तो मैराथन क्लास आएगी रासायनिक विज्ञान की, जल्दी ही आने वाली है, तो उसके लिए आप तैयार रहना। भौतिक विज्ञान की आपकी आ चुकी है, तो रासायनिक और जीव विज्ञान की आएगी। तो भौतिक विज्ञान वाले जिसने नहीं देखा, इस क्लास के नीचे मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप जरूर देख लेना। उसके बाद भौतिक विज्ञान में मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको सभी स्टूडेंट है वो जरूर देख लेना। आगे देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रंग एजेंट आहार पूरक, सांस, सूप और शोरबा, बेकरी, डेयरी, वसा, तेल, समुद्री भोजन, मसाले, सांस फ्रेशनर, मिठाई, सुविधा वाले खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों में उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये तो क्विनोलिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? क्विनोलिन येलो का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है?
क्विनोलिन येलो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये है। आप ऐसे याद कर सकते हो, इसको ऐसे याद रख सकते हो कि भाई इन चीजों को क्या करना है, इनको अच्छे से उपयोग लायक बनाना है, जो भी यहां पर लिखा हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उनको क्लीन करना होगा। जैसे समुद्री भोजन है, उसको क्या करोगे, क्लीन करोगे। मसाला है, उसको साफ करके ही तो आप पीसोगे। तो सांस फ्रेशनर मिठाई होगी, साफ सफाई से आप बनाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्लीन करना होगा। तो क्विनोलिन येलो से हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धीमी गति से खाना पकाने की प्रक्रिया है जो लगभग 320 फ़ारेनहाइट से शुरू होती है, चीनी से पानी निकालती है और चीनी को मीठे, स्वादिष्ट या कड़वे स्वाद के साथ जटिल बहुलक में विघटित कर देती है और इस सुनहरे भूरे से गहरे भूरे में का उत्पादन करती है। इसे एक सुनहरे भूरे से गहरे भूरे का उत्पादन करती है। सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं मैं, इसमें जो लिखा हुआ है उसको देखो। जैसे हम घरों में क्या यूज करते हैं, चीनी है, उसको पकाते रहते हैं, तो आपने देखा होगा वो क्या बन जाती है, वो पिघलकर क्या बन जाती है, चाशनी बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चाशनी बन जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, चाशनी बन जाती है। और उसके बाद और उसको पकाते रहते हैं। तो आजकल YouTube वगैरह पे भी आपने देखा होगा कि थोड़ी सी चीनी लो, आप उसको पका के देखो, पकाते हुए जाओगे तो वो कैसे बनने लग जाएगी, थोड़ा चिपचिपा सा पदार्थ बनने लग जाएगा, सुनहरा भूरे रंग का बन जाएगा। उसको क्या बोलते हैं कि कैरमलाइज हो रही है। क्या बोलते हैं कि कैरमलाइज हो रही है वो चीनी, यही तो बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, उसको बोला जाता है कैरामेलीकरण। क्या बोला जाएगा, कैरामेलीकरण। ठीक है, आपने देखा होगा ना, कैरमलाइज होके उसकी कैंडी बनाई जाती है। ठीक है, मैंने तो बहुत सारे YouTube पर वीडियोज भी देखे हैं और आपने देखा भी होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट अगर घर पे किया होगा तो भी आपको पता होगा। चाशनी का तो आपको पता ही है। तो चीनी से स्टार्टिंग में चाशनी बनती है, फिर उसको और पकाए जाते हो तो वो कैंडी सी बनना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको कैरमलाइज बोलते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, कैरामेलीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैरामेलीकरण। तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, समझ में आ गया कि कैरमलाइज होती है और होती है। तो आपसे ऐसे पूछेगा कि चीनी को पकाने पर जो गहरे भूरे रंग की हो जाती है, उसको क्या, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो कैरामेलीकरण बोला जाता है। इसमें थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। चलो, अपने को समझ में आ रहा है, बस समझ में आना चाहिए। ये तो बहुत आसान बना के दे रहा है अपने को। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है तो उसमें कुछ समझ में नहीं आता कि इसमें पूछ क्या रहा है, लेकिन इसमें अपने को बता रहा है कि भाई ये चीजें हो रही है, तो समझ में आ जाता है। तो आपको याद करवाना है तो आपको याद हो जाएगा। देखो अगला क्या है कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस खनिज से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो इस चीज को याद करो आप। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको इस चीज को याद करना है। क्या याद करना है कि भाई जो टूथपेस्ट होता है उसमें जो सफेद रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड के कारण। किसके लिए होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि जो सफेद वर्णक का के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस खनिज से प्राप्त होता है। तो किस खनिज से प्राप्त होता है, तो ये होता है भाई इल्मेनाइट से। इल्मेनाइट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, इल्मेनाइट से प्राप्त होता है। तो याद कर लो, टूथपेस्ट में क्या होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, सफेद करने के लिए, और क्या हो जाएगा, इल्मेनाइट उसको बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं कि नींबू के रस में, ये है अच्छा, नींबू के रस में खालिस्तान होता है। बस इतना ही पढ़ लो, बाकी जिनको पढ़ना है पढ़ लो। आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि नींबू के रस में क्या होता है। तो अमल की बात हो रही है, तो अमल है, कौन सा अमल होता है नींबू के रस में, बताओ कौन सा अमल होता है नींबू के रस में। तो नींबू के रस में कौन सा अमल होता है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, तो हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होगा, साइट्रिक अम्ल होगा। साइट्रिक अम्ल हो जाएगा नींबू के रस में। बाकी आप पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा रासायनिक यौगिक मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से बना होता है। आपको बताना है कि कौन सा रासायनिक यौगिक है जो मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से बना होता है और आमतौर पर मांसपेशियों को आराम देने और कंधे, गर्दन, पीठ, खोपड़ी के दर्द को दूर करने के लिए डिटॉक्स बांध में इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये अपने को बताना है कि डिटॉक्स बांध के रूप में कौन सा इस्तेमाल होता है, बताओ किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा अपसम सोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपसम सोल्ट या सेंधा नमक। क्या हो जाएगा, अपसम सोल्ट या सेंधा नमक इसका हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग, एक क्वेश्चन ये भी आता है, ये ध्यान रख लेना कि जो हमारा जो बार्बर होता है, नाई होता है, ठीक है, जब हम दाढ़ी वगैरह करवाते हैं कहीं पे कट लग जाता है तो उसको सही करने के लिए किसका उपयोग करता है, वो फिटकरी का यूज किया जाता है। उसको क्या बोला जाता है भाई, फिटकरी बोला जाता है। ये अपने को ध्यान रख लेना है, क्या बोला जाता है उसको, फिटकरी। तो आपने देखा होगा वो व्हाइट कलर की होती है, उसको क्या बोला जाता है, फिटकरी बोला जाता है। ठीक है जी, चलो आगे देखो। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अनाज के लिए कीटनाशक या फ्यूमिगेट के रूप में और फ्लेयर्स में प्रज्वलित करने के लिए करने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बताओ अनाज में कीटनाशक के रूप में होता है मेनली, अगर एग्जाम्स में यही पूछेगा आपके, तो बताओ किसका होता है, तो किसका प्रयोग होगा, बताओ किसका प्रयोग होगा भाई, सारे के सारे। तो ये हो जाएगा, किसका प्रयोग हो जाएगा आपका, एल्यूमिनियम फास्फाइड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साइंस क्या बोलते रहते हो ना सर जी, इजी इजी क्वेश्चंस। मैंने आपको बोला है हर बार कि मैं हर टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, चाहे आपके इजी हो, चाहे आपके मॉडरेट हो, चाहे आपका हार्ड हो, कैसे भी लेवल का आपका पेपर बने, आप साइंस में भी अच्छा स्कोर करो, बाकी सब्जेक्ट में भी आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए। ठीक है, और आपका सिलेक्शन होना चाहिए। और एक बात और बता देता हूं, कल से है साइंस की क्लास अपनी डेली शाम को 7 बजे आने वाली है। ठीक है, कल से शाम को 7 बजे आने वाली है, क्योंकि यहां पर जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको नहीं पता था, तो इसलिए ये आज डाल दिया। कल से इस समय 4 बजे है, वो जीके की दूसरी क्लास आएगी। ठीक है, जीके की दूसरी क्लास आएगी, या उसमें मैथ और रीजनिंग आपको दिखाई देगा। साइंस की है, 7 बजे आने वाली है। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा, मैंने एक वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है, तो आप उसको जरूर देख लेना। देखो क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन भारत में स्टील के निर्माण की प्रक्रिया का अंग नहीं है। स्टील, तो कच्चे लोहा, धातु के आकार, धातु को आकार देना, आग की भट्टी, ओटाई, तो स्टील के निर्माण की प्रक्रिया नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ओटाई है वो स्टील के निर्माण की प्रक्रिया नहीं है, बाकी सभी प्रक्रियाओं से स्टील का निर्माण होता है। चलो देखो, ये है आपका एस्कार्बिक अम्ल। मैंने कितनी बार बताया आपको, एस्कार्बिक अम्ल होता है जो किस में पाया जाता है, विटामिन सी में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी में। अब देखो इसमें क्या है, अंगूर, चूने के स्वाद वाले पेय, जिलेटिन, डिस्टर्ड, जैम, जेली, सख्त खट्टा, मिष्ठान एक अम्लीकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखो इन सारी चीजों में किसका प्रयोग किया जाता है, कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आपने टार्ट्रिक काफी बार सुनी होगी। ठीक है, टार्ट्रिक काफी बार सुनी होगी। उसका प्रयोग किस लिए होता है, उसका प्रयोग होता है स्वाद को बढ़ाने के लिए। ठीक है, स्वाद को बढ़ाने के लिए। तो अगर मान लो कि भाई कोई, जैसे कि यहां पर जैम दिया हुआ है, जैम या जेली, अगर उसमें स्वाद नहीं होगा, क्योंकि जेली और जैम में स्वाद है बहुत कम होता है, लेकिन अगर उसमें टार्ट्रिक अम्ल मिला दिया जाएगा तो उसका स्वाद बढ़ जाएगा। तो जब स्वाद बढ़ेगा तभी तो बच्चे खाएंगे, और बच्चे खाने लगेंगे तभी उनका प्रोडक्ट बिकने लगेगा। तो इसलिए ये होता है। तो इसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। तो ये जब भी सुन लो कि जिसमें स्वाद को बढ़ाना हो, ऐसे याद रख लो कि जब भी आपको स्वाद को बढ़ाना हो तो उसके लिए टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मैलिक अम्ल आपने अभी पढ़ा ही था। ठीक है, और पूछा भी गया था किसमें होता है, अपने सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल सबसे ज्यादा। चलो, पेट्रोलियम में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजन और रिफाइनरी के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बन सकता है। यह आपको बताना है कि पेट्रोलियम में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजन और रिफाइनरी के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बन जाता है। बताओ, कि आपको यह बताना है कि पेट्रोलियम में ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से है उन जगह पे जंग लगना शुरू हो जाती है। तो क्या होता है, तो क्या हो जाता है, सल्फर। सल्फर की वजह से आपने देखा होगा ना, सल्फर की परत बन जाती है, तो वो वाला है जंग का रूप ले लेता है।
तो उसको बोल दिया जाता है जंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जंग की बात आई है तो जंग के लिए आवश्यक चीजें क्या होती हैं? देखो ये तो एक अलग प्रकार की जंग होगी, पेट्रोलियम वाली जंग होगी जंग, लेकिन मेनली अगर जंग बात की जाए लोहे पे लगती है, उस जंग की अगर हम बात करें तो किसकी वजह से लगती है? पानी या नमी की वजह से लगती है और साथ में ऑक्सीजन की वजह से लगती है कि उसको ऑक्सीजन या हवा मिलनी चाहिए। हवा और पानी है, हवा और नमी अगर उसको मिल रही है तो वो जंग लगना है शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो जल फ्लोराइडेशन जो एक सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रण समायोजन है, क्यों किया जाता है? देखो बताओ, आजकल गांव में आपने देखा होगा कि गांव का जो पानी है ना, उनमें फ्लोराइड की मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, जल फ्लोराइडेशन जो इडेशन है वो किया जाता है। वो किसके लिए किया जाता है कि जो पानी है उसमें फ्लोराइड की मात्रा है उसको कम किया जाए, इसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आपको बताना है किसकी वजह से क्या हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है भाई, ठीक है, दांत क्षय को रोकने के लिए, जो हमारे दांत होते हैं ना उनमें क्षय हो जाता है। क्षय का मतलब है दांत कमजोर होने लग गए, और अगर दांत नहीं दिया हुआ तो हम ये करने लग जाओ, हड्डियां कमजोर होना शुरू हो गई। हड्डी रोग नहीं होता, हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन मेनली क्या है, दांत के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले हम पीते हैं ना तो पानी है वो दांत को ही छूता है। दांत भी क्या है, अपना हड्डी की तरह ही है। तो क्या होता है, इस वजह से तो दांत है वो खराब होते हैं, फ्लोराइड की जो अधिकता है उसके कारण होते हैं, तो दांत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ना कि पानी में कौन सी चीज की वजह से दांतों में खराबी हो रही है, तो फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण है दांतों में खराबी होती है। और अगर दांत ऑप्शन में ना दिया हो तब दूसरे नंबर पर हम हड्डी रोग करेंगे। ठीक है, कि हड्डियों में जो कमजोरी आ रही है या हड्डियों में जो क्षय होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्लोराइड की वजह से होता है। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, हमारे इधर भी है भाई, ठीक है, और मोस्टली रिश्तेदारी वगैरह में है, जहां पर भी जाते हैं फ्लोराइड की मात्रा है। ठीक है, फ्लोराइड की मात्रा है भाई, क्या कर सकते हैं, पीना ही पड़ेगा जहां पर रहते हैं, बस उसको शुद्ध या साफ करके थोड़ा पी सकते हैं। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक के बीच प्रतिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है अमोनिया और खालिस्तान के साथ। तो बताओ, तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है इसका उपयोग किया जाता है, इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, तो किसके बीच प्रतिक्रिया करवाते हैं, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में प्रतिक्रिया करवाते हैं। और एग्जाम्स में पूछा जाता है कि यूरिया में क्या पाया जाता है, तो यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, या आपसे पूछा जाता है कि कौन सा उर्वरक है जो इस्तेमाल करते हैं हम खेतों में, जो यूरिया होता है वो नाइट्रोजन के रूप में होता है। ठीक है, और अगर ऐसे भी ध्यान रख लेना, मैंने आपको बताया हुआ है कि नाइट्रोजन है वो कौन से पौधों की जड़ों में पाया जाता है, तो कौन से फसलों की जड़ों में, तो जो दलहन फसलें होती हैं उनकी जड़ों में प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो अगर किसी खेत में जो उपजाऊ क्षमता है बिल्कुल गिर गई है, ठीक है, अगर उसको बढ़ाना है तो क्या कर दो, वहां पर चने लगा दो, दलहन फसलें हैं वो लगा दो, जिससे जो क्या है मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी और वो उपजाऊ मिट्टी बनना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए दलहन फसलों की जड़ों में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से होता है। ठीक है, जो हम उर्वरक डालते हैं ना, यूरिया डालते हैं, ये प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है, मानव निर्मित है। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, मानव द्वारा जिसका निर्माण किया जाता है उसको कृत्रिम बोला जाता है, और जो प्रकृति के द्वारा जिसका निर्माण किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक बोला जाता है। ठीक है, क्या है कि जल उपचार की उर्वरण विधि में पानी में रसायन मिलाया जाता है। कैसा रसायन मिलाया जाता है भाई, तो उसके लिए क्या मिलाया जाता है, घनात्मक आवेश वाला जो रसायन है उसका प्रयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा, घनात्मक आवेश वाला जो रसायन है उसका प्रयोग किया जाता है, घनात्मक आवेश वाला। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रसायन संगंधन नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा रसायन है वो जल के उपचार के लिए नहीं है। देखो, पढ़ो, आराम से करने की कोशिश करो, आपको पता चल जाएगा। अभी मैंने आपको बात समझाई थी,
ठीक है, अभी मैंने आपको बात समझाई थी, अगर उसका प्रयोग करोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि भाई हम जो नाइट्रोजन है वो अगर प्राकृतिक रूप से नहीं ले रहे, उसको वैसे डाल रहे हैं कृत्रिम रूप से, तो वो क्या है, हानिकारक है। वो खेत के लिए भी हानिकारक है, जल के लिए भी हानिकारक है। जो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको भी वो खत्म करता है, जो हम यूरिया डालते हैं कम करता रहता है। तो वैसे ही इसमें है कि जल के लिए भी हम नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये नहीं है। ठीक है, ये रसायन नहीं है जो जिसका जल के उपचार के लिए प्रयोग होगा, बाकी सभी का होता है। ठीक है, बाकी सभी का होता है। आगे देखो कि पानी का उपयोग करके दांतों की सड़न को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया है। तो उसको क्या करना होगा, दांतों की सड़न को रोकना है, दांतों को खराब होने से बचाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा बताओ भाई। अरे अभी तो मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन की मात्रा को कम करना होगा, और फ्लोरीन की मात्रा को कम करने वाली प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, फ्लोराइडेशन बोला जाता है। अभी तो हमने किया था, तो स्मार्ट बनो। फ्लोरीन की मात्रा को कम करना है तो क्या हो जाएगा, उसको फ्लोराइडेशन प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, फ्लोराइडेशन। ऐसे याद कर लो, फ्लोरीन है तो फ्लोराइडेशन हो जाएगा। आगे देखो, इसमें आपको बताना है कि खालिस्तान या खालिस्तान एसिड से बने एसिडिक ड्रेन क्लीनर 15 मिनट या उससे कम समय में भारी भरकम वालों, ठीक है, भोजन, ग्रीस, साबुन के मैल या पेपर आधारित मैल को साफ करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होता है, ये अपने को बताना है। बताओ कौन कौन सा एसिड है, ये अपने को बताना है। बताओ कौन कौन सा हो जाएगा, कौन कौन सा है, बताओ कौन कौन सा एसिड हो जाएगा, बताइए, आंसर कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए। ठीक है, मैलिक है वो तो हमने बात कर ली, लैक्टिक है वो किस में पाया जाता है, दूध, और दूध से बनी हुई चीजों में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, और दूध को दही जमाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है, जीवाणु का, लैक्टोबैसिलस, वो भी ध्यान रख लेना। ठीक है, बताओ, तो इसका हो जाएगा सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ऐसे याद रख लो कि जो मैल को, गंदगी को साफ करना है उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा, ग्रीस और तेल जैसे ठोस पदार्थ कहलाते हैं। बताओ उसको क्या कहा जाता है। देखो, तरल अपशिष्ट जल के ऊपर, ठीक है, ऊपर है भाई, ऊपर, ऊपर तैरने वाले जो वसा, वसा का मतलब समझते हो ना, जो फैट तैर रहा होता है, जो ग्रीस तैर रहा होता है, ठीक है, उसके लिए आपको बताना है। तेल तैर रहा होता है, ठोस पदार्थ को क्या कहा जाता है। ठीक है, वैसे इतना हार्ड आपके एग्जाम्स में आएगा नहीं, फिर भी आप कर लो। तो इसको क्या बोला जाएगा भाई, इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्या होगा, आपक हो जाएगा शायद। हाँ, आपक, आपंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपंक हो जाएगा। आया हुआ एग्जाम्स में है, देख लो तो आ सकता है। स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने वाले निस्संक्रामक का उपयोग निस्पंदन के बाद किया जाता है। हालांकि कीटाणुनाशक का उपयोग हटाने के लिए नहीं किया जाता। बताओ, बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा, बताइए सभी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा। स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए निस्संक्रामक का उपयोग निस्पंदन के बाद किया जाता है। बताओ, कीटाणुनाशक का उपयोग खालिस्तान हटाने के लिए नहीं किया जाता, कि पानी के अंदर जो खनिज लवण पाया जाता है उसको हटाने के लिए नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खनिज। क्या हो जाएगा भाई, खनिज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है कि गर्म दूध प्रदूषक हो सकता है यदि यह निम्नलिखित से प्राप्त होता है। सॉरी, गर्म दूध नहीं, गर्म पानी। ठीक है, तभी मैं सोचा कि गर्म पानी कहां से, झरने से प्राप्त, दूध कहां से झरने से प्राप्त होता है, कौन से झरने में दूध बह रहा है भाई। ठीक है, बताओ, गर्म पानी प्रदूषक हो सकता है, गर्म पानी है वो प्रदूषक हो सकता है यदि वह निम्नलिखित से प्राप्त हो रहा है। बताओ,
गर्म पानी का झरना, एक बिजली संयंत्र, एक उद्योग। तो अगर वो एक बिजली संयंत्र और एक उद्योग से प्राप्त हो रहा है तो वो क्या हो सकता है भाई? खराब हो सकता है, प्रदूषित हो सकता है। तो 2 और 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि झरने से प्राप्त होगा तो झरने से तो बिल्कुल स्वच्छ और साफ पानी होता है। ठीक है जी। तो दोस्तों यहां पर अपने 40 क्वेश्चन है वो समाप्त हो गए हैं। जिसने ये वाली क्लास नहीं देखी, देख लो, ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैंने भौतिक विज्ञान की मैराथन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो दोनों में से आपने जो भी क्लास नहीं देखी देख लेना। इसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको अंतिम दिनों में तैयारी करनी है 30 जून को टारगेट करके। और डेली शाम को 7 बजे कल से साइंस की क्लास आपकी डेली आने वाली है शाम को 7 बजे। और इस समय 4 बजे आपकी जीके की दूसरी क्लास या मैथ रीजनिंग की क्लास आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो आज 40 में आपका क्या स्कोर रहा, कैसे क्वेश्चंस थे, कमेंट करके बताया करो। जब अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा होता हो ना तो कमेंट करके बताया करो। जैसे इजी क्वेश्चंस होते हैं ना तो आप कमेंट करते थे सर जी लो लेवल के हैं, वैसे अच्छे होते हैं तब कमेंट करके भी बताया करो। ठीक है जी। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।